हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण का जो परीक्षा होना है उसमें केवल एक सप्ताह बाकी है। अगला जो परीक्षा 23 अगस्त से होना है उससे संबंधित यह अगला मॉक टेस्ट सीरीज लेकर के आए हैं हम लोग। आइए बिना देर किए हुए हम लोग एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है, यानी इस जीव में से कौन सा एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद निर्माण करता है। इसमें जो है तितली, शैवाल, मशरूम और टिड्डा ऑप्शंस में है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में तितली और टिड्डा की अगर बात किया जाए तो ये दोनों जो है कीट है, यानी जीव है, जंतु की श्रेणी में आएंगे। तो इस दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो फिर शैवाल और मशरूम बचते हैं। इसमें से शैवाल और मशरूम में से कौन ऐसा जीव है जो अपना भोजन खुद तैयार करता है। तो जो अपना भोजन खुद तैयार करता है उसको स्वपोषी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि शैवाल जो है वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। और मशरूम जो है यह परजीवी के अंतर्गत आता है, यानी यह अपना भोजन खुद तैयार न करके किसी अन्य जीव पर जो है ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो जीव पर ना हो तो अन्य मृत पदार्थ पर हो या इस प्रकार के ये हो, इसलिए जो है मशरूम परजीवी के अंतर्गत आते हैं और शैवाल जो है वह स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि चेचक के टीके का विकास किसने किया था, यानी जो चिकन पॉक्स है उसके जो टीका जो इसका बना, इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा दूसरा नंबर सवाल का वह है एडवर्ड जेनर महोदय। ऑप्शन नंबर सी सबसे इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा और रूबेला दो प्रमुख बीमारी इस प्रकार की है जो किससे उस बीमारी को फैलने का जो ये है वो किससे बीमारी फैलता है। तो यह जो खसरा की बीमारी जो फैलती है यह विषाणु यानी वायरस के मदद से फैलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि विषाणु माने जाते हैं, यानी जो वायरस है यह माने जाते हैं। तो वायरस के केस में एक ये आता है, अभी हम लोग जो है सबसे अधिक जो वायरस फेमस हुआ, बच्चा ने जिस वायरस को जाना वह था कोरोना वायरस। तो ये वायरस जो है जिसे हिंदी में विषाणु के नाम से जानते हैं, यह न तो सजीव होता है न निर्जीव होता है, बल्कि यह सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशन ग्रुप होता है, यानी ऑप्शन इसका सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस ट्रांजिशन ग्रुप क्यों कहते हैं कि इसको जो है अगर विषाणु वायरस के बारे में जाना जाए तो वायरस जो है वो ऐसे तो निर्जीव होता है, लेकिन जैसे ही उसे जीवित कोशिका मिलता है तो वह जो है वायरस अपना विकास करना, अपना प्रजनन करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि इसको सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप माना गया है। और यही कारण है कि जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो उस वक्त डॉक्टर्स ने सलाह क्या दी थी कि आप जो है अपने हाथों में ग्लव्स पहन कर रखें। क्योंकि अगर कोई उस वायरस से पीड़ित व्यक्ति किसी ऐसे स्थान को जो बाहर में किसी ऐसे स्थान को छुआ हो, स्पर्श किया हो, फिर आप उस स्थान वहाँ पर अगर वायरस एक दो रह गया हो तो अगर आप उसको स्पर्श करेंगे तो वो वहाँ पर तो ऐसे वो वायरस जो है अन्य स्थान पर है तो वो निर्जीव रूप में है, लेकिन जैसे ही आप जीवित कोशिका से उसे स्पर्श करेंगे वो वायरस जो है आपके अंतर्गत जो है वो अपना प्रजनन और विकास करना शुरू कर देगा। तो इसलिए विषाणु को जो है ट्रांजिशनल माना जाता है, जो सजीव और निर्जीव कोशिका के अंतर्गत जो है एक ट्रांजिशनल ग्रुप के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कोशिका के संरचना में जो है कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है जिसको कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, लेकिन पादप के केस में उस झिल्ली के बाहर भी एक पतला सा आवरण होता है जो कोशिका भित्ति के नाम से जाना जाता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है और यह जो है पदार्थ को यानी पौधे को कठोरता प्रदान करने का कार्य करता है। तो शैवाल का भी जो कोशिका भित्ति है वह सेलुलोज का बना होगा, यानी ऑप्शन नंबर 5वां का सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि लिटमस में निकाला जाता है, यानी लिटमस जो है इसकी प्राप्ति किससे की जाती है। तो लिटमस का जो इस प्रयोग है हम लोग किसी भी ये विलयन को अम्लीयता या उसकी भस्मीयता जांचने के लिए करते हैं। लिटमस के मदद से हम लोग अम्ल भस्म का पता लगाते हैं और यह नीला और लाल लिटमस दो रूप में इसे हम लोग पता लगाते हैं। अगर नीला लिटमस लाल हो गया तो हम ये समझते हैं कि वह विलयन जो है वह क्या है, वह विलयन अम्लीय है, और अगर लाल लिटमस नीला हो गया तो हम ये समझते हैं कि वह विलयन भस्मीय है। और इसमें जो है अब क्या है कि यह निकाला कहाँ से जाता है, तो लिटमस
जो पत्र है, पेपर है, इसकी जो प्राप्ति की जाती है वो लाइकेन से के पौधे से इसकी प्राप्ति होती है। यानी छठा का ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि आभासी फल का उदाहरण है। इसमें से आभासी यानी फॉल्स फ्रूट्स किसे कहेंगे? तो फॉल्स फ्रूट का जो उदाहरण इनमें है वो ऑप्शन ए है कि सेब जो है वो मुख्य रूप से फॉल्स फ्रूट है। दोस्तों, हम एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें कवर कर रहे हैं, जो कि आपकी आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक लाभकारी होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, कमेंट करके बताइए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे अपना बेहतर तैयारी कर सकें। क्वेश्चन 8 है कि आलू का जो खाने योग्य भाग है, यानी आलू जो हम लोग अपने भोजन के सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, वो आलू का कौन सा हिस्सा होता है? उस पौधे का जड़ होता है, या उस पौधे का वो फल होता है, या उसका वो तना होता है? तो आलू जो हम लोग अपने सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं वह जड़ नहीं होता या फिर फल नहीं होता, बल्कि वह उस पौधे का तना होता है। ऑप्शन नंबर डी 8वां के लिए सबसे सही जवाब हो जाएगा कि आलू जो हम लोग सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? वो उसका तना है। अगला सवाल है कि संसार का सबसे छोटा फूल कौन सा है? तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प या फूल है वह उल्फिया के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसमें सबसे सही जवाब हो जाएगा। और सबसे जो बड़ा फूल के रूप में जाना जाता है वो रफलेसिया जाना जाता है, ये सबसे बड़ा फूल है। और सबसे छोटा फूल जो है वह उल्फिया है। अगला सवाल है कि अफ्रीका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है वह किस नाम से जानते हैं? अफ्रीका का जो शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण बोलते हैं कि यानी जिसमें सालों भर गर्मी न पड़े, 6 महीना गर्मी और 6 महीना सर्दी पड़ता है, तो शीतोष्ण घास के मैदान को जो है वेल्ड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और अगर अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूछा जाए तो वह स्वाना के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए 10वां का ऑप्शन डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि गांधी एंड स्टालिन के पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी और स्टालिन पुस्तक के लेखक जो है इसमें से कौन महोदय हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है? उसका नाम जो है गांधी और स्टालिन दिया है। तो इस 11वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वह है लुई फिशर। ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी जो हमारे संविधान के अंतर्गत जितने भी ये है, खूबसूरती उसकी ये है कि हमारे संविधान को जो निर्माण किया गया तो संविधान निर्माताओं ने अलग अलग विभिन्न देशों के संविधानों को पढ़कर फिर उससे जो बेहतरीन चीज़ें थी उसे अपने अंदर संकलित किया है, चाहे वह संसदीय व्यवस्था हो या मौलिक अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, या फिर जो है ये इसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो, यानी कि हमारे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो उसमें से एक हमारे संविधान की सबसे ये है कि संविधान में निर्माण के पश्चात अब जो उसमें अगर कुछ चीज़ बढ़ाना या घटाना है तो संशोधन की प्रक्रिया उपलब्ध है। संशोधन का तरीका है कि या तो आधे से अधिक लोगों का बहुमत प्राप्त हो या फिर 2/3 बहुमत। तो वो भी वर्णित है कि किस के लिए कितना की आवश्यकता होती है। तो यह संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया में संशोधन की जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर पाई जाती है? तो देशांतर कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो ये काल्पनिक रेखा है यह देशांतर के नाम से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर जो है यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से शुरू होता है। तो यहाँ पर ये जो सर्वाधिक जो दूरी है वह एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच वह होगी यहाँ 0 डिग्री अक्षांश पर, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पर ही सबसे अधिक होगी, यानी 0 डिग्री अक्षांश जिसको हम लोग विषुवत वृत्त के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा मकर रेखा के नाम से जानते हैं, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग जो है कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? यानी प्रेमचंद जो उपन्यास लिखते थे, जैसे उनका सबसे फेमस उपन्यास में एक जो है गोदान भी हुआ है, तो इसमें से उनकी रचना में से सबसे जो अंतिम है वह है मंगलसूत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा।
अगला है कि भूपर पट्टी यानी अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो भूपर पट्टी पर यानी अर्थ क्रस्ट पर जो ऑक्सीजन सबसे अधिक, यहाँ पर ये अस्थायी तत्व अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है, और जो हम लोग याद रखते हैं कि वायुमंडल का है वह कि नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन जो है वह 21%। तो ये यहाँ पर वायुमंडल की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अर्थ क्रस्ट की बात हो रही है। तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे अधिक मात्रा में तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन है, जो कि 46.8% पाया जाता है। और ऑक्सीजन के बाद जो दूसरा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वह सिलिकॉन है, जो 27.7% पाया जाता है। और उसके बाद जो है एल्युमिनियम है, Al उसके लिए संकेत लिखा जाता है, जो 8.1% पाया जाता है। तो इस प्रकार ये ऑक्सीजन सबसे सर्वाधिक हो गया अर्थ क्रस्ट में। और दूसरा नंबर का जो तत्व है वो सिलिकॉन है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। किसका? 15वां नंबर प्रश्न का। अगला सवाल है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी श्वेत प्रकाश की किरण, जो सूर्य की जो किरण है जिसको श्वेत प्रकाश की किरण के नाम से भी जानते हैं, वह 7 रंगों का मिश्रण है जिसका विबग्योर यानी VIBGYOR। विबग्योर जो है V से वायलट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो इसमें से जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो वायलट यानी बैगनी कलर का होता है। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब हो जाएगा। और सबसे कम प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे अंत में आर है, यानी रेड कलर का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें जो है ये मतलब आर दिखाई पड़ता रहता है, रेड कलर जो है सूर्य हमें दिखाई पड़ता रहता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह जल्दी पृथ्वी पर पहुंचता है और सबसे कम प्रकीर्णन होने के कारण यह देर तक हमें दिखता रहता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का जो आकार है वो लाल कलर दिखने का कारण यही है कि उस समय जो है मतलब बाकी किरणों का प्रकीर्णन होने के कारण वो पृथ्वी तक अभी नहीं पहुंची रहती है और रेड की जो किरण है वो पहले पहुंच जाती है। और उसी प्रकार शाम में जो है बाकी किरणें प्रकीर्णन की वजह से पहले दिखना बंद हो जाती है और रेड किरण कम प्रकीर्णित होती है, इसलिए लास्ट तक दिखती रहती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि द्रव्यमान संख्या किसका योग है। ये द्रव्यमान संख्या जो है, या द्रव्यमान संख्या कहिए या फिर परमाणु द्रव्यमान कहिए। तो परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या जो है, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं कि जो किसी भी परमाणु के नाभिक यानी उसके न्यूक्लियस में, परमाणु अगर इस प्रकार का है, गोल आकार का है, जिसके बीच में न्यूक्लियस है और फिर उसके चारों किनारे में कक्षा है, तो न्यूक्लियस में 2 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, और कक्षा में पाया जाता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो लगभग निग्लिजिबल होता है, यानी एक हाइड्रोजन के द्रव्यमान के 1/1840वां हिस्सा होता है, तो उसको निग्लिजिबल माना जाता है द्रव्यमान, हाइड्रोजन के द्रव्यमान को। बाकी जो बचता है कि एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जितनी संख्या होगी वो दोनों का योग जो है वो क्या कहलाएगा, वो दोनों का योग द्रव्यमान संख्या के नाम से जानी जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर हो जाएगा कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। और यही कारण है कि किसी परमाणु में अगर प्रोटॉन की संख्या 17 है और उसकी जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो भी 17 है, तो उसका द्रव्यमान 34 हो जाएगा। लेकिन उसी तत्व का परमाणु कोई दूसरा परमाणु है जिसका जो परमाणु संख्या तो 17 ही है, लेकिन उसका न्यूट्रॉन की संख्या अगर उसमें 18 हो जाती है तो द्रव्यमान संख्या 35 हो जाएगा। तो एक ही परमाणु का अलग अलग द्रव्यमान संख्या हो गया, एक का 34, यानी एक ही तत्व के एक परमाणु का 34 है और दूसरे परमाणु का 35 हो गया। तो इस प्रकार उस तत्व को जो है समस्थानिक के रूप में जाना जाता है। समस्थानिक और संभारिक से भी प्रश्न बनते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि तिलचट्टा निम्नलिखित में से किस श्रेणी का जंतु है। यानी तिलचट्टा जो है वो शाकाहारी माना जाता है, मांसाहारी माना जाता है या फिर सर्वाहारी के रूप में जाना जाता है। तो तिलचट्टा शाकाहारी या मांसाहारी की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि वह एक सर्वाहारी जंतु की श्रेणी में आता है। ऑप्शन इसका सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। जलीय आहार श्रृंखला का मतलब यह है कि जलीय जीव के लिए जो आहार श्रृंखला है वो कौन सा है। तो जलीय जीव के लिए जो आहार श्रृंखला है वो सबसे पहले शैवाल, फिर जलीय, फिर कीट मछली, क्योंकि बाकी जो है जैसे घास, बकरी, शेर ये तो होगा नहीं, उसके ये तो जो है
स्थल के श्रेणी में आ जाएगा। घास जलीय कीट, मछली मनुष्य, घास मछली और मनुष्य। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर सही कूट जो है जलीय आहार पूछा जा रहा है। अगर हम लोग को स्थलीय आहार पूछता तो हम लोग ए या सी करते या डी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका केवल सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिश्रण में मिलाया जाता है, यानी स्टील जो स्टेनलेस स्टील है वो हार्ड होता है, अन्य जो धातु के जो सामान होते हैं उससे अधिक हार्ड होता है। तो इसको कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें किस चीज़ को मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है मैग्नीज की मात्रा को। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों हम लोग अभी तक 20 प्रश्नों को इसमें अभी कवर किए हैं। हम आगे भी इसमें वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को कवर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम लोग क्वेश्चन 21वां कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, यह बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है कि भारत में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो भारत का लोकतंत्र जो है हम कहते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और हम ही नहीं कहते, मतलब यही अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। क्यों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है? क्योंकि यहाँ जनता के चुने हुए प्रतिनिधि तो शासन करते ही हैं, लेकिन जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है वो सीधा शासन नहीं करते। अब जैसे जनता चुनती है किनको? जनता चुनती है विधायकों को, और विधायक चुने हुए, जैसे अगर बिहार राज्य की बात करें तो 243 विधायक चुने जाते हैं पूरे राज्य से। तो चुने हुए विधायक में से आधे से अधिक विधायक जो हैं जिनको चुन देते हैं, यानी अगर आधे से अधिक विधायक किसी एक व्यक्ति को चुन दिए, चाहे वो किसी भी विधानसभा का सदस्य हो या नहीं हो, वह व्यक्ति उस राज्य का मुख्यमंत्री हो जाएगा। जनता चुनती है डायरेक्ट अपना वोट करके 18 वर्ष से अधिक उम्र की जनता देश के संसद को। पूरे देश से कितने संसद चुने जाते हैं? 543। इसमें से आधे से अधिक, चाहे वो किसी भी दल से संबंध रखते हो, आधे से अधिक यानी 272 संसद किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुन देते हैं जिनका संबंध न किसी लोकसभा के सदस्य है न राज्यसभा के सदस्य है, फिर भी वह देश के प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए टर्म एंड कंडीशन है कि वह अगले 6 महीने के अंदर दोनों सदन में से किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम लोग चुने संसद को, संसद ने चुन दिए किनको? अपने प्रधानमंत्री को। हम लोग चुने विधायक को, विधायक ने चुन दिया किनको? जो है मुख्यमंत्री को। अब पूरा जो उत्तरदायित्व तो बनता है वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का बनता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है तो वो भी चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो शासन करने का जो तरीका है, यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कहते हैं कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि यहाँ शासन करता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता डायरेक्ट जिसको चुनी वही उस पर शासन करना शुरू किया, तो जो वहाँ पर जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा। अगला सवाल है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो काली मिट्टी का जो दूसरा नाम है इसको रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं या रेगुर मृदा कहते हैं। यह मिट्टी जो है काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में, रेगुर या काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब इसीलिए है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना कब हुई है? तो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ऑप्शन नंबर बी के 1925 ईस्वी में हुई है। 24वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन 25 है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यानी स्वामी महावीर को जब ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन डी सबसे सही जवाब हो जाएगा कि स्वामी महावीर को जब ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया था वो राजगिरी में दिया था। और गौतम बुद्ध को जब निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग। अगला सवाल है
कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी हमारे अपने देश में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें मतदान करके चुनते हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल के विधायक हों या फिर देश के संसद के सांसद हों, ये लोग मिल करके राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो यह चुनाव जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इस चुनाव की प्रक्रिया जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर हो जाएगा। अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है यह जर्मनी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। कार्ल मार्क्स जो है वो समाजवादी के बहुत प्रमुख नेता रहे हैं और कार्ल मार्क्स का जो समाजवाद है उसी को साम्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक की रचना की है, यानी एक पुस्तक लिखे हैं जिसका नाम दास कैपिटल है। उसे जो है समाजवादियों का बाइबिल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है, यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन हमें मालूम होता है। तो ऋग्वेद में जो सबसे अधिक बार जिस नदी का वर्णन हमें मिलता है वह है सिंधु नदी, जिसका वर्णन 3 बार है, और गंगा नदी का वर्णन केवल 1 बार ऋग्वेद में हमें मिलता है। अगला सवाल है कि क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ खेल है दूसरे तरफ उसके खिलाड़ियों की संख्या है। तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, सही है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, ये भी सही है। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, ये भी सही है। लेकिन जिम्नास्टिक में 6 खिलाड़ी होते हैं, यह गलत है। जिम्नास्टिक में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 8 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। चूंकि पूछा जा रहा है कि जो सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है कौन, ऑप्शन डी, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल है कि पृथ्वी के सतह पर सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। तो पृथ्वी के सतह के सबसे ऊपरी परत को तो क्रस्ट के नाम से जानते हैं, हम सभी जान रहे हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे। तो पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म का जो ये समझिए कि शुरुआत है वो ऋषभदेव से हुआ है। उसके बाद जो है अलग अलग कुल 23 तीर्थंकर हुए हैं, और तब जाकर के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में स्वामी महावीर का नाम आता है। तो स्वामी महावीर से जो जस्ट पहले के जो तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी 23वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाएंगे। क्वेश्चन 24 है कि मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। तो दोस्तों मोमबत्ती में मोम का जो पिघलना है यह परिवर्तन अलग है, लेकिन उसमें बत्ती का जलना एक अलग परिवर्तन है। तो जिस पदार्थ में कोई परिवर्तन आए और परिवर्तन के पश्चात हमें वो परिवर्तन काल्पनिक हो, थोड़ी देर के लिए हो, फिर पुनः उसे हमारे ओरिजिनल पदार्थ की प्राप्ति हो जाए, तो उसको कहते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज। और जो परमानेंट परिवर्तन आ जाए, परमानेंट चेंजिंग आ जाए, उसके बाद उसको हम चाह करके भी पुनः वापस उसी रूप में नहीं ला सकते हैं, वो हो जाता है रासायनिक यानी केमिकल परिवर्तन। जैसे पानी से बर्फ बना और बर्फ से पुनः पानी, तो अगर पानी से बर्फ बन जा रहा है तो बर्फ जो है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि बर्फ गर्म होकर के फिर पानी बन जाएगा। लेकिन दूध से अगर दही बन गया तो दही जो है वो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि दही से हम पुनः दूध की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार मोमबत्ती का जो पिघलना है वो भौतिक परिवर्तन आएगा, क्योंकि मोमबत्ती को फिर से दूसरे बत्ती में लगा के हम उस मोम का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट है कि राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है यह इसमें से चंबल नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन सी सबसे इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण सभी अलग अलग विषयों से प्रश्नों का हम इसमें संकलित किए हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी तैयारी हो जाए। प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राज्य में जो मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था। तो मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, उनके शासनकाल में उनके राज्य में जो मुद्रा को जाना जाता था वो पन के नाम से, यानी ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि शहनाई वादक जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, तो ये बहुत ही फेमस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हुए हैं, इनका संबंध बिहार से ही रहा है। तो इनका ओरिजिनल नाम क्या है। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जो ओरिजिनल नाम है वो
कमरुद्दीन खान है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई वादन से है। ओरिजिनल नाम इनका कमरुद्दीन खान है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य ने किया था? तो पंचायती राज व्यवस्था तो अभी कई राज्यों में चल रहा है, बिहार में भी पंचायती राज व्यवस्था लागू है, लेकिन भारत में यह व्यवस्था पहली बार जो शुरू किया है वह राजस्थान राज्य से शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला है कि कोयला किस चट्टान से पाया जाता है? तो कोयला जो है यह पाया जाता है किससे? अवसादी चट्टान से। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब होगा। कोयला का दो प्रकार का समूह है, एक गोंडवाना लैंड और एक ये, तो उसके और 4 किस्में हैं कोयला के, कि उसमें है एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। इसमें से सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला है वो एंथ्रेसाइट के नाम से जाना जाता है, और सबसे जो मतलब बेकार किस्म का कोयला है वो पीट के नाम से जाना जाता है। अगला है कि ऋग्वेद आर्यों की भाषा क्या थी? यानी ऋग्वैदिक आर्य जो लोग आए उनकी भाषा पाली, प्राकृत या संस्कृत थी। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा कि ऋग्वेद आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। अगला प्रश्न है कि स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई है? तो यह स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत जो है यह वर्तमान जो सरकार का गठन 2014 से मोदी सरकार का जो गठन हुआ है उसके बाद हुई है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी कि 2016 में स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कौन कहता है? तो महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर यानी एक ऐसा फकीर कहा जिसके बदन पे कपड़ा न हो, आधा नंगा रहता हो, यह फकीर कहा किसने? तो यह फकीर जो है विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये बहुत एक फेमस ये हुआ कि जब महात्मा गांधी गए इंग्लैंड और वहाँ बुलाए गए तो ये उसी प्रकार से जैसे हिंदुस्तान में रहते थे कि एक धोती पहने आधा उसी को लपेटे रहते थे, तो विंस्टन चर्चिल ने इन्हें हंस करके कहा कि तुम्हारे बाकी के कपड़े क्या हो गए? तो एक साहस के कारण जो है एक इतनी साहस थी इनके अंदर कि इन्होंने साफ कहा कि जो हमारे देश के कपड़े थे महोदय वो तो आप चुरा करके ले आए हैं, तो हम नंगे ना रहें तो कहाँ से कपड़े पहनेंगे? और यही कारण है कि महात्मा गांधी फेमस हुए। यानी गांधी जो अगर गांधी बना है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? यानी जो सिख के गुरु है, सिख का जो धर्म की स्थापना की गई गुरु नानक जी के द्वारा, उसके बाद अलग अलग गुरु अलग अलग समय में रहे जो सिख धर्म के जो उपदेश थे उन्हें देते रहे। तो पटना में जो जिन सिख गुरु का जन्म हुआ है वह है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विष्णुपद मंदिर इनमें से कहाँ स्थित है? जी, विष्णुपद मंदिर जो है यह पटना, गया, जमुई या फिर दानापुर में स्थित है। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि विष्णुपद मंदिर जो है गया जिले में स्थित है, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे स्क्रीन पर कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? यानी गर्म जल के बहुत सारे कुंड हैं, वो बिहार का कौन सा पर्यटक स्थल है? तो इसको लेकर के जो तीसरा का सबसे सही जवाब होगा कि जो नालंदा जिला में स्थित राजगीर जगह है वहाँ गर्म जल के बहुत सारे कुंड हैं, इस वजह से गर्म जल के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। राजगीर में ही वन्य जीव प्राणी अभ्यारण्य है और जू सफारी के नाम से जाना जाता है, और राजगीर में ही नेचर सफारी है जहां जो है बिहार का या कहिए उत्तर भारत का ग्लास ब्रिज स्थित है। तो यह जो है बिहार शरीफ जिला में स्थित है, और यही जो प्राचीन काल में बिहार शरीफ जिला में ही नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था, और उसका जो नष्ट करने का कार्य था वह इनके बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। लेकिन पुनः उसे जब राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आए थे तो कहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार होना चाहिए, तो पुनः इस साल 2024 में उसे फिर से जो है शुरू किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किस नगर में
प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था? तो प्रथम बौद्ध सभा का जो आयोजन हुआ था वह भी इसी शहर में हुआ था, यानी राजगीर में ही हुआ था। पिछले प्रश्न से ही संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि जो मगध साम्राज्य थी, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य थी वो मगध साम्राज्य थी, और मगध साम्राज्य की जो राजधानी थी वो प्रथम राजधानी राजगीर, या उस वक्त जो है इसका पुराना नाम गिरिब्रिज था, तो गिरिब्रिज राजगीर में ही स्थित थी। और यहीं प्रथम बौद्ध संगीति हुआ। दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ वह वैशाली में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ, जो कि अशोक के शासनकाल में हुआ। और चौथा या अंतिम बौद्ध संगीति कहिए वह जो है कनिष्क के समय में जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो इस प्रकार चारों बौद्ध संगीति आपको हम बता दिए हैं। इससे रिलेटेड एक भी प्रश्न आए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। हम एक प्रश्न में सभी को जो है उत्तर डिस्क्रिप्शन के साथ बताते हैं, ताकि किसी भी प्रकार के कोई प्रश्न आए तो वो आपसे छूटने नहीं चाहिए दोस्तों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। और अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सके। क्वेश्चन 5वां है कि राजगिरी का पुराना नाम क्या है? राजगिरी का जो पुराना नाम है, हम अभी पिछले प्रश्न में बताए हैं कि गिरिब्रिज के नाम से जाना जाता था, और यह मगध की शुरुआती राजधानी हुआ करती थी। यानी 5वां का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा कि राजगिरी का पुराना नाम क्या है? गिरिब्रिज है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? तो अगर हम लोग यह जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार पूरे भारत में प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1206 लोग निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर पर किलोमीटर स्क्वायर कितना है? 1206 लोग हैं, और यह पूरे भारत में सबसे अधिकतम है। हालांकि जनसंख्या के दृष्टि से अगर बात की जाए तो जनसंख्या के दृष्टि से बिहार की स्थिति भारत में तृतीय है, क्योंकि बिहार से ज़्यादा ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जनसंख्या है। लेकिन इसमें जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो पूरे भारत में प्रथम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बिहार का साक्षरता का प्रतिशत क्या है? तो बिहार में जो साक्षरता का प्रतिशत है, यानी इसका जो लिटरेसी रेट है, वह साक्षरता दर, यह भी 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर जो है वह 61.8% है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। और उसमें भी महिला साक्षरता दर काफ़ी कम है, वो लगभग 51% के आसपास है। तो यहाँ 7वां का ऑप्शन नंबर डी सबसे सही जवाब होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8% है। हालांकि यह साक्षरता दर में वृद्धि आई होगी, अब जो है नया जब जनगणना होगा तो उसमें साक्षरता दर इससे अधिक होगा। हमें लगता है कि यह देश के साक्षरता दर के सापेक्ष में रहेगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ पुल है? हालांकि यह भारत का सबसे लंबा पुल के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब जो है यह सबसे लंबा पुल नहीं है। अब जो है सबसे लंबा पुल भारत का जो है असम में सादिया धुबरी पर स्थित है। तो यह बिहार का तो सबसे लंबा सड़क पुल के रूप में जाना ही जाएगा, और यह महात्मा गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। यह जो है बहुत ही पवित्र नदी गंगा नदी पर स्थित है, पाटलिपुत्र में, यानी हाजीपुर को पटना से जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि गंगा नदी पर स्थित है कौन? गांधी सेतु। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसमें ऑप्शंस है मेगास्थनीज, अलबरूनी, इब्न बतूता और ह्वेनसांग। ये सभी जो है अलग अलग देशों के यात्री है। मेगास्थनीज जो है वो ये यूनानी शासक डायमेकस के जो है ये राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, और इन्होंने जो है ये इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। कौन? मेगास्थनीज ने। अलबरूनी जो है ये तहकीकात हिंद लिखे। इब्न बतूता जो है वो मोरक्को के निवासी है, और ह्वेनसांग जो है वो चाइना के निवासी है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का कार्य किया है वो ह्वेनसांग ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वह किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि कौटिल्य के पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। और कौटिल्य का जो अन्य नाम है
वह विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनकी जो पुस्तक अर्थशास्त्र है, इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध है कि उस समय के शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास से, यानी इसका 10वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। ग्रैंड ट्रंक रोड जो जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, वह आधुनिक पाकिस्तान से लेकर के ढाका तक निर्मित ये रोड थी। तो अभी जो है अमृतसर से हम लोग कलकत्ता तक इस रोड को जानते हैं। तो यह रोड जो है ग्रैंड ट्रंक रोड भारत की सबसे चौड़ी सड़क के रूप में जानी जाती है। इसका ये निर्माण जो है वो शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी जो बिहार के सासाराम से इनका संबंध है और हुमायूं को हरा करके चौसा बिलग्राम के युद्ध में जो है भारत पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब होगा। शेर शाह सूरी कौन थे, बिहार के सासाराम के ये थे और इन्होंने चौसा बिलग्राम के युद्ध में जो है हुमायूं को पराजित करके पूरे भारत पर शासन किया, सूरी वंश की स्थापना किए थे और इन्होंने ही अपने शासनकाल के दौरान जीटी रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण कराया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ने वाली सड़क परिवहन ये है। ऑप्शन नंबर इसका 12 का ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने का कार्य करती है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। ये कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को जोड़ने का कार्य करती है और यह एक सड़क परिवहन योजना है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सवाल 13 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था। उस वक्त जो सभ्यता, चूंकि सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन में पूरी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास ये बनी है, तो उसमें समुद्र नगर के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा था और जो पत्तन नगर या बंदरगाह नगर के रूप में जाना जाता है, तो सही जवाब के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि लोथल शहर जो है यह उस वक्त का पत्तन नगर था, जो कि आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है और उस वक्त का यह पत्तन नगर था। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अंतिम समय में जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे और वो जैन ऋषि के साथ जो है अंतिम समय बिताने भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहाँ चले गए। श्रवण बेलगोला होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। और वहाँ इन्होंने जो है सलेखना विधि से, यानी खाना पीना छोड़ करके एक सलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर इसका अभी फिलहाल डी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि इटली के एकीकरण का पैगंबर किसे कहा जाता है, यानी यूरोप में जब इटली का एकीकरण हुआ, इटली के एकीकरण के पैगंबर के रूप में जो है वो मेजिनी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका 15 का बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों यह विज्ञान का प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इस जो यह सीरीज लेकर के आए हैं, इसमें हम सभी विषय से बराबर समानुपातिक प्रश्नों को लेकर के आते हैं, ताकि जिस प्रकार के प्रश्न जो है सक्षमता में पूछे गए थे उस पर आधारित यह प्रश्नों का सेट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिए और पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा 16वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि यह लिथियम जो है वो सबसे हल्की धातु के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका डेंसिटी का क्या होगा, यानी उसका घनत्व तो बढ़ेगा या घटेगा या समान रह जाएगा। तो जब भी किसी धातु को जब गर्म किया जाता है, उसका ताप में वृद्धि की जाती है, तो उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम हो जाता है। अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा कि जब हम किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि बैटरी बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी बैटरी में कौन सा एसिड रखा जाता है। जी 18वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि बैटरी बनाने में जो है वो H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। हमारे आमाशय रस के रूप में जो है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाए जाते हैं और एसिटिक अम्ल जो है वो सिरका में पाया जाता है, ताकि इस प्रकार से अम्ल से कोई भी प्रश्न बने तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि सोडियम को
मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? सोडियम धातु जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु के रूप में जाना जाता है और इस सोडियम को जो है वह खुली अवस्था में नहीं रखी जाती है। क्यों इसे जो है वो मिट्टी के तेल में डुबो करके रखा क्यों जाता है? तो इसका जो सही जवाब है कि इसका जो है ऑक्सीकरण होने लगेगा हवा में। जब इसे हम खुला छोड़ेंगे तो सोडियम का ऑक्सीकरण होने लगेगा और जिसका नतीजा ये होगा कि सोडियम जल्दी से जल उठेगा। इस वजह से जो है यह हम लोग हवा में इसे खुला हुआ नहीं छोड़ते हैं, केरोसिन में डुबो कर रखते हैं। सवाल 20 है कि वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र कौन सा है? यानी किस यंत्र के द्वारा वायुमंडल का दाब मापा जाता है? तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा कि वायुमंडलीय दाब मापने का जो यंत्र है वह बैरोमीटर है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा 20वां नंबर प्रश्न का। और ये जो हाइड्रोमीटर है इसके जरिए जो है जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। थर्मामीटर से जो है हम शरीर के तापमान का माप करते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए 20वां का सही जवाब है। क्वेश्चन 21 है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे जो आजकल डॉक्टर्स जो है ये इसके आविष्कार होने के पश्चात डॉक्टर्स के लिए समझिए तो ये बहुत ही अहम चीज़ रहा कि ताकि टूटी फूटी हड्डियों का पता लगाने के लिए बहुत आसानी से एक्सरे करा करके पता लगा लिया जाता है। तो इस एक्सरे के आविष्कारक कौन थे? तो इसके जो खोजकर्ता हैं जिन्होंने एक्सरे की खोज की है, जब वो लैब में कार्य कर रहे थे तो उन्हें जो है एक ऐसी किरण मिली जो ये अपारदर्शी वस्तु को भी पार कर जा रही थी। ऐसे तो प्रकाश की किरण अपारदर्शी को पार नहीं करती है, लेकिन जब उन्हें इस प्रकार की किरण मिली तो उन्होंने उसका नाम एक्स रख दिया और इस प्रकार उस किरण का नाम एक्स किरण या एक्स रे इंग्लिश में कहिए पड़ गया और वह खोज किए थे रोंटगन महोदय। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट किसका मात्रक है? यानी वोल्ट में किसको मापा जाता है? तो विद्युत धारा का मात्रक प्रतिरोध होता है। हम सभी विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर से जो है विद्युत धारा को मापा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, याद रखिएगा। और विभवांतर का जो मात्रक है, वोल्टेज का जो मात्रक है वो वोल्ट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। विद्युत धारा का एम्पियर, प्रतिरोध का ओम और विभवांतर का वोल्ट। विभवांतर को जो है वो वोल्ट मीटर से मापते हैं और विद्युत धारा को जो है वो ए मीटर से मापते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? यानी प्रकाश वर्ष में समय को मापा जाता है या फिर प्रकाश की तीव्रता को या दूरी को? तो सही जवाब के रूप में जो आंसर जाना जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने का मात्रक है। दूरी मापने का जो बड़ा मात्रक है, दूरी मापने का जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो तो मीटर है। लंबाई को मीटर में मापते हैं, दूरी को लंबाई में और लंबाई को मीटर में मापते हैं। फिर उसके बाद जो है बड़े मात्रक के रूप में किलोमीटर जाना जाएगा, मील। उसी प्रकार जो है बड़े मात्रक के रूप में प्रकाश वर्ष जाना जाता है। और दूरी मापने का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वह पारसेक होता है। याद रखिएगा, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक और प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने का ही मात्रक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 है कि ओम के नियम के से किस राशि की प्राप्ति मात्रक लिया गया है? ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि जब किसी निश्चित तापमान पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी चालक से होकर के प्रवाहित होने वाली धारा, उसमें जो है उसके ये दोनों सिराओं के बीच जो विभवांतर है उसके समानुपाती होता है। यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। इसलिए V इज इक्वल टू जो होता है, जब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं I R आ जाता है। यानी R का मतलब हो गया रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है। तो हमें ओम के नियम से जिसकी मात्रा की ये पता लगता है वो रेजिस्टेंस है यानी प्रतिरोध है। इस प्रकार 24 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि ओम के नियम से हमें किसका पता लगता है? रेजिस्टेंस का। आर बराबर क्या हो जाएगा? V/I। याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 25 है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? चमगादड़ एक उड़ने वाला पक्षी के रूप में जाना जाता है और यह एकमात्र ऐसा पक्षी, उड़ने वाला जंतु कहिए, पक्षी कहिए, जो स्तनपान कराता है। यानी अपने बच्चों को स्तनपान कराने का कार्य करता है। जैसे गाय, भैंस, बकरी ये सब अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, उसी प्रकार चमगादड़
मतलब उड़ने वाला ऐसा एकमात्र जीव है जो अपने बच्चों को स्तनपान कराता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा कि चमगादड़ जो है वो स्तनधारी जंतु है। नेक्स्ट सवाल है 25 के बाद 26 है कि मेघ का जो गर्जन होता है, बारिश से पहले जो मेघ गरजती है, यह वायुमंडल के किस परत में यह घटनाएं होती है। वायुमंडल का जो सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। यह क्षोभ मंडल में होती है या ओजोन मंडल जो कि पराबैंगनी किरण से सूर्य की पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करती है उसमें, या फिर समताप मंडल में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि समताप मंडल में जो है ये मेघ की गर्जन की जो ये है, सॉरी में समताप मंडल में नहीं बल्कि सबसे जो निचला मंडल है क्षोभ मंडल, इसमें मेघ वायुमंडल के इसी मंडल में मेघ का गर्जन सुनाई देता है। समताप मंडल में जो है वो हवाई जहाज वगैरह समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, यानी हिमालय की उत्पत्ति गोदावरी से हुई है या तेथिस सागर से या शिवालिक से। तो सही जवाब के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि हिमालय की जो उत्पत्ति है वह तेथिस सागर से हुई है। इसके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 28 है कि संचार उपग्रह किस वायुमंडल के स्तर में चलता है। अभी हम पीछे बताएं कि हेलीकॉप्टर हो या फिर जो संचार उपग्रह है, ये सभी जो है वायुमंडल के समताप मंडल में जो है यह सब चलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि संचार मंडल जो है वह किसमें, तो समताप मंडल में चलता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 29 है कि हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं। तो हवाई जहाज जो है यह किस में उड़ते हैं, यह समताप मंडल में उड़ते हैं, सॉरी। और ये जो पिछला प्रश्न था कि संचार उपग्रह, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी आयन मंडल के रूप में जाना जाएगा। और हवाई जहाज जो है यह समताप मंडल, यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि हवाई जहाज किस में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 20 है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, यानी पूरे दुनिया का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इस 30वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि एंजिल जलप्रपात है जो कि क्रोनी वेनेजुएला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब है। दोस्तों एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इसमें कवर कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन है 31 की 27 दिसंबर 1911 को में पहली बार जब जन गण मन यह कहाँ पर गाई गई थी, यानी इस गान जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको सबसे पहली बार कब और कहाँ, तो कब गाया गया, तो 27 दिसंबर 1911 को। कहाँ गाया गया था, तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कोलकाता में अधिवेशन हो रहा था उसमें गाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह रहमतुल्लाह सयानी थे जो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे और इसी में यह गाया गया था। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 32 है कि गोदान किसकी रचना है। गोदान जो है यह एक उपन्यास है या फिर इसे अफसाना के रूप में कहिए। यह जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा कि गोदान किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे स्क्रीन पर कि किस वर्ष बिहार उड़ीसा जो है वो बिहार से पृथक हुआ था। तो इससे पहले हम जानेंगे कि बिहार जो है वो बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। 1912 में बिहार बंगाल से स्वतंत्र बिहार के रूप में अलग हुआ और इसमें जो है उड़ीसा और झारखंड राज्य सम्मिलित थे। लेकिन आगे चल के 1936 में जो है वो बिहार से उड़ीसा राज्य भी अलग हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक अलग स्वतंत्र राज्य के रूप में झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अभी जो हमारा बिहार 38 जिलों के साथ बचा है, इससे उड़ीसा और झारखंड पहले अलग हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 34 की इंडिया अर्नेस्ट। इंडिया अर्नेस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इसका सही जवाब होगा कि वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडिया अर्नेस्ट नामक पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 35 है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया था। तो हंटर कमीशन जो है जो शिक्षा से संबंधित एक कमीशन की गठन की गई थी, तो यह जो है मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षा से संबंधित था हंटर कमीशन। और एक हंटर कमीशन जो है वह जाना जाता है किससे संबंधित, वह जलियांवाला
बाघ हत्याकांड से संबंधित जाना जाता है, उसमें जो है जनरल ओ डायर को ही उन्होंने सही करार दिया था। नेक्स्ट सवाल है 36 है कि भारतीय नागरिकों को जो मौलिक अधिकार है वो कहाँ से कहाँ तक वर्णन है। यह जो प्रश्न है यह भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है कि जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार, समता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस प्रकार से जो 6 मौलिक अधिकार हैं, इसका चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में, कहाँ, भारतीय संविधान के किसमें, भाग 3 में, और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच चर्चा है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा किसका, 36वां नंबर सवाल का, कि भाग 3 और अनुच्छेद अनुच्छेद 12 से 35। सवाल है कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। यहाँ पर थे है यानी मूल संविधान से संबंधित पूछा जा रहा है कि जब मूल संविधान में जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए थे वो कितने थे। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा 37 का, कि मूल संविधान में 7 अधिकार दिए गए थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया। अब जो है कुल मौलिक 6 अधिकार जो है भारतीय संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल 38 है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है। तो मौलिक अधिकार को जो लागू करने का दायित्व है कि किसी भी नागरिक का कोई शोषण न हो, वह उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट पर है, और राज्य में उच्च न्यायालय पर है यानी हाई कोर्ट्स पर है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी के उपयुक्त दोनों पर है, यह जाना जाएगा। सवाल 39 है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है। तो मूल अधिकार पर अगर आपातकाल की स्थिति आती है तो उस वक्त मूल अधिकार को समाप्त कर उस पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है, और यह अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है, जो ऑप्शन नंबर बी के रूप में इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 40 है कि समानता का अधिकार, जो हमारा 6 मूल अधिकार में से एक समानता का अधिकार है, इसका वर्णन किन 5 अनुच्छेदों में किया गया है। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी और ए नहीं जाना जाएगा, क्योंकि जो इसका चर्चा है मूल अधिकार का वह 12 से 35 के बीच है। तो यहाँ 5 से 9 या 9 से 13 तो जाना ही नहीं जाएगा। तो इस प्रकार जो सही जवाब हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर सी के 14 से 18 अनुच्छेद के बीच जो है वह मूल अधिकार का समानता के अधिकार का चर्चा किया गया है। दोस्तों 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को अभी हम लोग कवर किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले परीक्षा में बहुत लाभकारी साबित होगा। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।